ओके हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग oogenesis के बारे में स्टडी करेंगे। कल मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ाया था, तो आज मैं उसी में आगे आपको oogenesis के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो oogenesis क्या होता है? सिंपली कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? oogenesis पढ़ा था। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस में ही क्या पढ़ेंगे? oogenesis पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज oogenesis के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स oogenesis क्या होता है? यूजुअली आमतौर पे oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis कल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि मेल्स के अंदर मेल बॉडी में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर क्या बनता है आपको पता है ना? फीमेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं एग। तो फीमेल्स के अंदर एग का बनना, एग का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? उसी को हम क्या बोलेंगे? oogenesis कहेंगे। क्या बोलेंगे? oogenesis। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल एकदम दिमाग को ध्यान से कंसंट्रेट करते हुए आप यहाँ पर मेरी वीडियो को देखिए और ध्यान से लेक्चर को सुनिए। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, नोट्स को आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में उसको राइट डाउन कर लेंगे अच्छे से। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो मैं कल कोशिश करूँगा, कल संडे को मैं लाइव सेशन लेकर आप सबके डाउट को ख़त्म कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं oogenesis। व्हाट इज़ oogenesis? oogenesis इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या फिर बोले फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट ना, क्योंकि फीमेल गैमीट का मतलब क्या होता है? फीमेल गैमीट का मतलब एग ही तो होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट या फॉर्मेशन ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इसी को क्या बोला जाता है? oogenesis कहा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है oogenesis is the process of maturation of ova from the primary germ cell of the germinal epithelium in the ovary। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ओवरी के अंदर, ओवरी क्या है? ओवरी एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो फीमेल्स के अंदर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर होती है। तो हर एक ओवरी के अंदर क्या होती हैं? एपिथेलियल सेल होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती हैं। क्या होती हैं? जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती हैं। स्टूडेंट्स अगर आप ओवरी का फिगर देखना चाहो तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये एक ओवरी का सेक्शन हो गया, इस तरह से यहाँ पर क्या हो गई? ये सब क्या हो गई? सेल्स हो गई। क्या हो गई? सेल्स। इन सेल्स को क्या बोला जाएगा? इन्हीं सेल्स को आप बोलोगे क्या? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है ना, ये हो गई क्या? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ये जो बीच में मैंने बता दिया ये सब कुछ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है ना, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती हैं ये कहाँ पर हैं? ये हैं फीमेल्स की ओवरी के अंदर। ठीक है ना, तो हर एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो होती है वही आगे चलकर क्या करती है? बनाती है। क्या बनाती है? एग बनाती है या फिर ओवम बनाती है। ठीक है ना, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल आपको दिखाई दे रही हैं ओवरी के अंदर, यही जर्मिनल एपिथेलियम सेल अल्टीमेटली ओवम बनाती हैं या एग बनाती हैं, और इसी ओवरऑल प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? oogenesis कहते हो। क्या बोलते हो? oogenesis। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो प्राइमरी जर्म सेल्स बनाती हैं, और प्राइमरी जर्म सेल्स आगे चलकर क्या बनाती हैं? ओवा बनाती हैं, यानी कि एग बनाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा? जर्मिनल एपिथेलियम सेल होगी, और जर्मिनल एपिथेलियम सेल आगे चलकर क्या बनाएंगी? वो बनाएंगी प्राइमरी जर्म सेल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी जर्म सेल। और यही प्राइमरी जर्म सेल आगे चलकर क्या बनाएंगी? एग बनाएंगी या ओवम बनाएंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आसान है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से बात को सुन रहे हो अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ ओवरी के अंदर क्या चीज़ था। ओवरी के अंदर अगर आप बोलो तो सबसे पहले हो गई ओवरी, और ओवरी में क्या हो गई? ओवरी में हो गई एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, इनसे क्या बनेगी? इनसे बनेगी प्राइमरी जर्म सेल। ठीक है ना, और ये प्राइमरी जर्म सेल आगे चलकर क्या बनाएंगी? ओवम बनाएंगी या फिर एग बनाएंगी। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस पूरा है यही क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब आगे लिखा हुआ है कि oogenesis जो है उसको 3 स्टेप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैचुरेशन फेज़। तो टोटल कितने फेज़ होते हैं oogenesis के? 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैचुरेशन फेज़। अब हम लोग सबसे पहला वाला फेज़ पढ़ते हैं। द फर्स्ट फेज़ ऑफ oogenesis इज कॉल्ड
मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस में, वहाँ पर भी जो सबसे पहला वाला फेज था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन फेज था। बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर भी oogenesis में भी सबसे पहला फेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। और इस फेज में क्या होगा, इस फेज में oogonia बनेंगी। क्या बनेंगी, oogonia बनेंगी या प्राइमरी जर्म सेल्स बनेंगी। ये जो oogonia होंगी, ये oogonia बार बार माइटोटिक डिवीज़न करके अपने जैसी और भी oogonia बनाती रहेंगी, और इसी फेज को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको फिगर में ऊपर दिख रहा होगा कि एक oogoनियम है, और ये oogoनियम जो है ये बार बार मल्टीप्लाई करके अपने जैसी बहुत सारी oogoनियम बना रही है, ठीक है ना। दिस oogoनियम डिवाइड्स रिपीटेडली एंड मेक्स many of the oogonia, ठीक है ना। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है ना स्टूडेंट्स ना। तो ये जो इतना है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, oogoनियम का हो रहा है। oogoनियम किन से बनी है, oogoनियम एपिथेलियल सेल से बनी है। एपिथेलियम सेल कहाँ पे हैं, ओवरी के अंदर हैं। तो ओवरी की एपिथेलियल सेल से oogoनियम बनती हैं, और वो oogoनियम बार बार माइटोसिस करके, यहाँ डायग्राम में आप देखो, बार बार माइटोसिस करके रिपीटेडली डिवीज़न करके अपने जैसी बहुत सारी oogonia बनाती हैं। और ये सारी हर एक oogoनियम कैसी होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, क्योंकि अभी आगे चलकर हमें क्या करना है, इसमें हमें मियोसिस करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पहला फेज क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, oogonia बनती हैं, और ये जो oogonia होती हैं ये किन से बन रही हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। oogonia की स्टार्टिंग oogonia बन रही हैं एपिथेलियम सेल से। तो जो एपिथेलियम सेल वहाँ पे ओवरी के अंदर, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था ना कि ओवरी के अंदर एपिथेलियम सेल होती हैं, उन्हीं एपिथेलियम सेल्स के बार बार डिवीज़न करने से जो नई डॉटर सेल्स बनती हैं उन्हीं को oogonia कहा जाता है। प्लूरल में, सिंगुलर में हम oogoनियम कहते हैं। और हर एक oogoनियम जो होती है वो कैसी होती है, 2n होती है। तो oogonia जो है वो बार बार डिवाइड करके बहुत सारी oogonia बना लेती हैं पहले स्टेप में, और दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला फेज आता है ग्रोथ फेज। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए नीचे, ग्रोथ फेज। मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ फेज क्या होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, ग्रोथ होना यानी कि शेप साइज का इंक्रीज होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में oogonia बनती है वो आगे चलकर इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस oogonia के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस क्या क्या आते हैं, वो सारे चेंजेस ग्रोथ फेज के अंडर में आएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से चेंज होते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आप देखो ध्यान से। इंक्रीज इन द न्यूक्लियर मटेरियल, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सबस्टेंसेस, विटेलोजेनेसिस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ oocyte। स्टूडेंट्स, ये चारों क्या हैं, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस, ठीक है ना। बहुत आसान है, ये चारों क्या है, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। आपको इनकी हेडिंग्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में याद करके एग्जाम में जाना होगा। ये चेंजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से आगे चलकर oogonia बदल जाती है किसमें, oocyte में। किसमें, oocyte में, ठीक है ना। तो ये जो oogonia में चेंजेस होते हैं, पहला चेंज क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रीज होता है। पहला चेंज क्या है कि हर एक oogonia के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट, यानी डीएनए और आरएनए का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। उसके न्यूक्लियस की साइज भी बढ़ती है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा चेंज क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सबस्टेंसेस, यानी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और भी जितने भी एक नॉर्मल एनिमल सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सारे सेल ऑर्गेनल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, यानी उनका नंबर बढ़ता है। क्वांटिटी का मतलब नंबर बढ़ता है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सब का क्या होता है, नंबर बढ़ता है। इसी को बोलते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सबस्टेंसेस। फिर एक और तरह का चेंज होता है जिसको विटेलोजेनेसिस कहा जाता है। व्हाट इज विटेलोजेनेसिस? विटेलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ यॉक एक्युमुलेशन इन द ooप्लाज्म, यानी अब हर एक oogonia के अंदर हर एक oogonia के अंदर क्या होगा, यॉक का एक्युमुलेशन होगा। यॉक क्या होता है, यॉक स्टूडेंट्स एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी एक तरह का फूड है, रिजर्व फॉर्म में
संचित फॉर्म में फूड है जो कहाँ होता है, ऊगोनिया के अंदर होता है। यूजुअली प्रोटीन, फैट, फास्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, यहाँ आप नोट्स में देखो ना, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, फास्फोलिपिड्स, ठीक है ना, फैट, प्रोटीन्स, ये सब मिलकर एक तरह का फूड बनाते हैं, न्यूट्रिएंट बनाते हैं। और उसी न्यूट्रिएंट को आप क्या बोलते हो, यॉक बोलते हो। क्या बोलते हो, यॉक। तो यॉक का अमाउंट बढ़ना कहलाएगा क्या, विटेलोजेनेसिस। तो व्हाट इज विटेलोजेनेसिस? विटेलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ यॉक एक्युमुलेशन इन द ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म मतलब ऊगोनिया के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में यॉक नाम के रिजर्व फूड का एक्युमुलेशन होना, स्टोरेज होना कहलाएगा विटेलोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, ये भी एक चेंज हो गया। और उसके बाद लास्ट चेंज आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ऊसाइट, यानी अब क्या होगा, अब जो ऊगोनिया है वो ऊगोनिया मल्टीप्लाई हो चुकी है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा, उस ऊगोनिया जो है वो ऊगोनिया अपने शेप को थोड़ा सा चेंज करेगी, थोड़ा ग्रो होगी और अल्टीमेटली जो है वो क्या करेगी, वो बदल जाएगी किसमें, एक सेल में, जिसको क्या बोलेंगे, ऊसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊसाइट। अब आप यहाँ डायग्राम में देखो स्टूडेंट, बहुत आसान है। यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊगोनिया कहाँ है, ये सारी क्या हैं, ये सब ऊगोनिया है, ठीक है ना। अब इनमें से जैसे मान लो ये एक ऊगोनिया है, तो इस ऊगोनिया को देखो, दिस ऊगोनिया इज चेंज इनटू द किसमें, प्राइमरी ऊसाइट। किसमें बदल गई, प्राइमरी ऊसाइट। तो ऊगोनिया से क्या बन गया, ऊसाइट बन गया। क्या बना, ऊगोनिया से ऊसाइट, ठीक है ना। दिस इज ऊगोनिया, डिप्लॉयड ऊगोनिया, एंड इट बिकम ग्रो, ये आगे चलकर ग्रो करती है, ग्रोथ होती है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से चेंजेस। और उसके बाद अल्टीमेटली हर एक ऊगोनियम जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, प्राइमरी ऊसाइट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इसके आगे का जो स्टेप ये जो बचा हुआ है ये मियोसिस है। क्या है, मियोसिस। बिल्कुल जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था, सेम वही वाला प्रोसेस है। जब आप नोट्स इसको कॉपी में अपने लिख लेना तो आप दोनों को एक साथ रखकर उसको कंपेयर करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता था बिल्कुल उसी तरीके से ऊजेनेसिस भी हो रहा है। थोड़ा सा बस नाम का फ़र्क है, लगभग सारे प्रोसेस सेम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या बन गया, प्राइमरी ऊसाइट बन गया। किससे बना, ऊगोनियम से बना। तो ऊगोनियम से प्राइमरी ऊसाइट का बनना ये कौन से फेज़ में हुआ, ये ग्रोथ फेज़ में हुआ। किस फेज़ में, ग्रोथ फेज़ में, ठीक है ना। और पहले वाले फेज़ में क्या हुआ था, ऊगोनिया से खूब सारी और ऊगोनिया बनी थी, या ऐसे बोलें कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स थीं उन जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से आगे चलकर रिपीटेडली डिवीजन से खूब सारी ऊगोनिया बनी थी। और ग्रोथ फेज़ में क्या हुआ, ऊगोनिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। कौन कौन से चेंजेस हुए, यहाँ पर नोट्स में आप देख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया ये सारे चेंजेस हुए। और इन चेंजेस के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, ग्रोथ फेज़ में क्या हुआ कि जो ऊगोनिया थी वो चेंज हो गई किस में, वो चेंज हो गई ऊसाइट में। किस में, ऊसाइट में। अभी मैंने आपको बताया फिगर में क्या लिखा था, प्राइमरी ऊसाइट, यानी ऊगोनिया प्राइमरी ऊसाइट में चेंज हो गई किस फेज़ में, ग्रोथ फेज़ में, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स लास्ट फेज़ क्या आएगा, मैचुरेशन फेज़। कौन सा फेज़, मैचुरेशन, नाम से पता चला, मैच्योरिटी, मैच्योर होना। इस फेज़ में स्टूडेंट्स केवल एक काम होता है, क्या, बहुत आसान है, वो क्या है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है ना। मियोसिस होगा किस में, प्राइमरी ऊसाइट में। क्या बना है, प्राइमरी ऊसाइट बना है ना ग्रोथ फेज़ में। तो ग्रोथ फेज़ में जो प्राइमरी ऊसाइट बनी है, यहाँ डायग्राम में देखो ना, ये जो प्राइमरी ऊसाइट बनी हुई है, ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, दिस प्राइमरी oocyte is now undergo in the process of division. Which kind of division? Meiosis होगी, क्योंकि प्राइमरी oocyte कैसी है, इसकी प्लॉइडी देखो, ये 2n है, डिप्लॉयड है। तो नाउ प्राइमरी oocyte, नाउ डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte undergo meiotic division एंड अल्टीमेटली क्या बनता है, फाइनली आप एकदम नीचे देखो ना डायग्राम में, एकदम लास्ट में यहाँ पर क्या बना हुआ है, मेच्योर एग बना हुआ है। दिस इज क्या, मेच्योर एग। तो प्राइमरी oocyte से मेच्योर एग तक का जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या है, यही आपका मैचुरेशन फेज़ है। कौन सा फेज़ है, मैचुरेशन फेज़ है, ठीक है ना बेटा। तो ऊगोनियम से बहुत सारी और ऊगोनिया बनना, ये पहला फेज़ हो गया, जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज़ कहते थे। उसके बाद यहाँ पर देखो, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte का बनना, जिसमें ऊगोनिया में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाती है, ये फेज़ आपका क्या कहलाएगा, ग्रोथ फेज़। और प्राइमरी oocyte से मैच्योर एग तक का जो फेज़ है, ये कहलाएगा
मैचुरेशन फेज़, और इस फेज़ में क्या होता है, मियोसिस होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले एकदम शुरू से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ओवरी होती है, ठीक है ना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है, सबसे पहले ओवरी हुई, और ये जो ओवरी है, ये ओवरी, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एपिथेलियल सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बार बार डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके खूब सारी क्या बनाती हैं, ऊगोनिया। ठीक है ना, ऊगोनिया। अब ये जो इतना बना, ये जो इतना था, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी ऊगोनिया बन गई। अब हर एक ऊगोनिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और हर एक ऊगोनिया किस में बदल जाएगी, प्राइमरी ऊसाइट में। किस में, प्राइमरी ऊसाइट में। तो हर एक ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट, यानी ये इतना जो प्रोसेस है, इसको बोलोगे क्या, ग्रोथ फेज़। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मैंने अभी आपको नोट्स में दिखाया था कौन कौन से चेंजेस थे, आप उसको पढ़ लेना और उसको लिख लेना। अब उसके बाद प्राइमरी ऊसाइट से आगे चलकर मेच्योर एग तक का जो प्रोसेस है, यानी फ्रॉम द प्राइमरी ऊसाइट टू द मेच्योर एग सेल, ठीक है ना, मेच्योर एग सेल तक का बनना प्राइमरी ऊसाइट से, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैचुरेशन फेज़। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, रियल में क्या चीज़ होती है, मियोसिस होती है। ठीक है ना। तो अब मैं प्राइमरी ऊसाइट से आपको मेच्योर एग तक की मियोसिस के प्रोसेस को बताता हूँ। ठीक है, देखो ये है प्राइमरी ऊसाइट। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, इसमें क्या होगा, ये कैसी होगी रियल में, ये होगी 2n, कैसी होगी, 2n। अब इसमें होगी मियोसिस। तो मियोसिस का पहला स्टेप क्या होता है, मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं ना। आपको सेलुलर बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, जब मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगा। आप अभी पहले से जानते रहो, अगर नहीं जानते तो आप इसको याद कर लो कि मियोसिस में 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी ऊसाइट हमारी एक सेल है, वो डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट के बाद उससे क्या बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी। कितनी बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी। एक जो सेल बनेगी वो थोड़ी बड़े साइज़ की बनेगी, और एक बड़ी छोटी सी बनेगी। जो छोटी सी बनेगी उसको बोला जाएगा प्राइमरी पोलर बॉडी। क्या बोलेगी, प्राइमरी पोलर बॉडी। और ये जो बड़ी सी बनी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ऊसाइट। प्राइमरी पोलर बॉडी क्या होती है, ये कोई ऐसी सेल होती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, जिसके अंदर बहुत लेस अमाउंट में साइटोप्लाज्म का अक्यूमुलेशन होता है, तो वो सेल किसी यूज़ में आगे चलकर उससे एग नहीं बनता। एग किससे बनेगा, इससे बनेगा। कौन सी वाली से, ये जो आपकी सेकेंडरी ऊसाइट है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी ऊसाइट, डिप्लॉयड प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, और प्राइमरी ऊसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनी, 2 डॉटर सेल बनी, एक ये और एक ये। तो ये जो डॉटर सेल बनी है, ये वाली जो डॉटर सेल बनी है, इसको प्राइमरी पोलर बॉडी कहेंगे, ये किसी काम की नहीं है, इसको छोड़ दो। और ये वाली जो बनी है डॉटर सेल, जिसको सेकेंडरी ऊसाइट कहेंगे, ये आगे चलकर क्या करेगी, मियोसिस का सेकंड स्टेज इसमें होगा, यानी मियोसिस सेकंड होगा। और इसके बाद इससे फिर से क्या बनेंगी, 2 डॉटर सेल बनेगी, एक ये और एक फिर छोटी सी बनेगी। छोटी सी वाली को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये जो बनी है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ऊसाइट बोलोगे, या इसको आप बोलोगे ओवम। क्या बोलोगे, ओवम। ठीक है ना। तो सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, जिसके बाद क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस चीज़ को यहाँ डायग्राम में आप देख लो, बहुत आसान है, यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये प्राइमरी ऊसाइट है, इसमें मियोसिस हुई, और मियोसिस होने के बाद क्या बना, ये बना सेकेंडरी ऊसाइट। और ये वो छोटी सी सेल बनी डॉटर सेल, क्योंकि हर बार जब भी डिवीज़न होगा तो दो डॉटर सेल बनती है ना। तो एक डॉटर सेल जो है, ये वाली जो बड़े साइज़ की है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ऊसाइट। और छोटी वाली डॉटर सेल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी पोलर बॉडी। ये किसी काम की नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और ये जो हमारी सेकेंडरी ऊसाइट है, ये दरअसल मियोसिस फर्स्ट में क्या रहती है, अरेस्ट रहती है।
अरेस्ट रहती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे चलकर, जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल इस टॉपिक में कि ये क्यों अरेस्ट रहती है। तो फिलहाल आज यहाँ पे याद रखो कि सेकेंडरी oocyte जो होती है वो मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट रहती है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है आगे चलकर उसका फिर वो कुछ वक्त बाद उसका मियोसिस सेकंड पूरा होता है, और मियोसिस सेकंड जब उसका पूरा होता है तो उसके बाद उससे फिर से 2 डॉटर सेल बनती है। एक जो छोटी वाली डॉटर सेल बनती है उसको सेकेंडरी पोलर बॉडी कहेंगे, और जो बड़ी वाली डॉटर सेल बड़े साइज़ की डॉटर सेल बनती है उसको ओवम बोलेंगे। सेकेंडरी पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, ये किसी यूज़ की नहीं होती, ये नॉन फंक्शनल होती है, जबकि जो बड़े साइज़ की जो डॉटर सेल्स होती है वही ओवम होती है, और वही आगे चलकर अपने मियोसिस को जब पूरा करती है मियोसिस सेकंड को, तब वो कहलाती है क्या, मैच्योर एग। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर इस फिगर में इस डायग्राम में दिया हुआ है, दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द oogenesis। ठीक है ना, तो oogenesis में 3 स्टेप हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये इतना ग्रोथ फेज हो गया, और ये इतना क्या हो गया, दिस इज मैचुरेशन फेज। ठीक है ना, तो इस पूरे टॉपिक में आपको oogoनियम से मेच्योर एग तक का पूरा फॉर्मेशन करना है। ठीक है ना, इस पूरे डायग्राम को पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड करके नोट्स में बनाएंगे और पूरी थ्योरी भी लिखेंगे, और इसको अच्छे से आप ध्यान से जब आप बनाओगे और पूरा लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, और इसको आप इजीली याद भी कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। और इस फिगर को अच्छे से आपको बनाना सीखना पड़ेगा। फिगर को आप समझो, अगर आपने फिगर को समझ लिया तो ये पूरा जो थ्योरी लिखा हुआ है ये थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, ये था oogenesis। oogenesis फीमेल्स के ओवरी में एग का बनना oogenesis होता है, और oogenesis में oogoनियम से मेच्योर एग तक का पूरा प्रोसेस बताया जाता है और फिर बनाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो मैं लाइव सेशन लूँगा, तो लाइव सेशन में मुझसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था और आज जो मैंने पढ़ाया oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आप बिल्कुल मुझसे शेयर करिएगा, मुझे आप बताइएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से आप एक बार फिर से दोबारा से इस लेक्चर को सुन लेना, और इसकी नोट्स आप ज़रूर बना लेना पीडीएफ से। पीडीएफ मैं अभी अपने पेड स्टूडेंट्स को दे दूंगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप पीडीएफ लेके उसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके अपनी कॉपी में उसको लिख लेना, बढ़िया से लिख लेना, और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। इन सब को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सीरियसली होकर इसको पूरी पढ़ाई करनी है, और बढ़िया से नोट्स को पूरा करके इसको बार बार प्रैक्टिस करना है फिगर को, और लेक्चर को भी अगर टाइम मिले तो कई बार आपको सुन लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इससे आपका कॉन्सेप्ट और बनेगा जब आप बार बार सुनोगे, और चीज़ें अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।